हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। और आजकल दिल्ली में अर्थक्वेक भी आ ही रहे हैं बहुत। तो अर्थक्वेक के जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, जो मैंने ये पर्पल लाइंस से लिखा हुआ है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इरेगुलरिटीज़ एंड हाउ स्ट्रक्चरलिटी अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। इस बात का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर के अंदर इरेगुलरिटीज़ होती है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस पर स्ट्रक्चर की, और भूकंप के कारण क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट होते हैं उसके। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहें, वीडियो को ढंग से देखें और समझें, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डैमेज ऑफ आरसीसी बिल्डिंग ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज़ द इरेगुलर बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो अर्थक्वेक जब आ रहा होता है तो उसके अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज है ना, जो डैमेज का सबसे इम्पोर्टेंट कोज है वो यही है कि बिल्डिंग की इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बिल्डिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इरेगुलर है, रेगुलर ही नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है उसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है उससे। उसके बाद पढ़ेंगे हम ए बिल्डिंग दैट लैक्स सिमेट्री एंड हैज़ डिसकंटिन्यूड ज्योमेट्री मास और लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट इज कॉल्ड द इरेगुलर बिल्डिंग्स। अब आपके दिमाग में ये तो पता चल गया होगा कि इरेगुलर बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी तो नहीं पता इरेगुलर बिल्डिंग्स होती क्या हैं और ये किन्हें कहते हैं। इरेगुलर बिल्डिंग वो होती हैं जिसके अंदर सिमेट्री की कमी हो, डिसकंटिन्यूटी हो ज्योमेट्री के अंदर, और मास और रेजिस्टिंग एलिमेंट जो होते हैं ना, मतलब जो मास को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि पहले फ्लोर पे होगा, फिर बीम पे जाएगा, बीम से कॉलम पे जाएगा, अगर उसमें लैक हो उसमें लोड रेजिस्टिंग एलिमेंट्स की कमी हो तो उसे इरेगुलर बिल्डिंग बोलते हैं। The irregularity and discontinuity in the building results in the obstruction of flow of inertia and cause lot of damage to the building। इस बात का मतलब क्या है, जो इरेगुलरिटी डिसकंटिन्यूटी है ना बिल्डिंग के अंदर, वो क्या करती है, वो जो फ्लो ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया का जो फ्लो है, मतलब अर्थक्वेक आ रहा है और उसके अंदर एक इनर्शिया जनरेट होगा पूरी बिल्डिंग के अंदर, तो उसे रोकेगी ट्रांसफ़र होने से बिल्डिंग टू बिल्डिंग। मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसे कि वो ट्रांसफ़र होगा, जैसे कि मूवमेंट हुई तो वो ट्रांसफ़र होने चाहिए, अर्थ में चला जाना चाहिए, लेकिन वो ट्रांसफ़र को रोकता है इरेगुलरिटी और डिसकंटिन्यूटी। वो कैसे रोकते हैं वो भी देखेंगे हम आगे। एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द बिल्डिंग, और इस वजह से बिल्डिंग को काफ़ी डैमेज होता है। सिमिलरली asymmetry of the building cause large toroidal forces and hence cause damage to the structure। अगर बिल्डिंग के अंदर एसिमेट्री है, मतलब सिमेट्री नहीं होना, एसिमेट्री कहलाती है। असिमेट्री कॉजेज लार्ज टोरोजन, मतलब अगर मान लो मूवमेंट हो रही है अर्थक्वेक के कारण तो लार्ज टोरोजन जनरेट हो जाएगा उस तरफ बिल्डिंग के अंदर असिमेट्री के कारण, और स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। देयरफॉर रेगुलर एंड सिमेट्रिक बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। मतलब कि इस बात का ये है कि जो हमारे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ होते हैं, यानी कि जहाँ पर मोस्ट ऑफन फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं, वहाँ पर हमें रेगुलर और सिमेट्रिक बिल्डिंग बनानी चाहिए, ठीक है। द इरेगुलरिटीज़ इन बिल्डिंग्स आर टू टाइप। अब ने ये देख लिया कि इरेगुलर बिल्डिंग का नुकसान क्या है, इरेगुलर बिल्डिंग कहते कैसे ये भी देख लिया, इरेगुलर बिल्डिंग से क्या हो रहा है ये भी पता चल गया आपको। अब पता करेंगे ये इरेगुलरिटी है क्या, एक्चुअली इरेगुलरिटी क्या है भाई, जो इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। इरेगुलरिटी कहते किस है बिल्डिंग के अंदर। इरेगुलरिटी दो टाइप की होती है, ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ और हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज़, ठीक है। तो उसे डिफाइन कर देते हैं। पहला पार्ट है हमारा जो इरेगुलरिटी स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। तो वो क्या कहती है, इसके अंदर भी दो पार्ट हैं। द ग्राउंड स्टोरी इज़ फ्लेक्सिबल एंड एज कम्पेयर टू द अपर स्टोरी। मतलब कि अगर ग्राउंड स्टोरी यानी कि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर होता है हमारा, जिसे बोलते हैं मंजिल, नीचे की ग्राउंड सरफेस, वो फ्लेक्सिबल होता है बजाय अपर स्टोरीज़ के। अपर स्टोरी ज़्यादा स्टिफ होती हैं, ठीक है। ये वहम था, मुझे पहले लगता था कि है ना जो ऊपर वाली मंजिल होती है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ग्राउंड वाली ज़्यादा वो होती है हार्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ग्राउंड स्टोरी है वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अपर स्टोरी। और दूसरा पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ द ओपन ग्राउंड स्टोरी इज लेस कम्पेयर्ड एट टू द अपर स्टोरी। एक ये भी है, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जो नीचे पार्किंग का एरिया नहीं खुला छोड़ देते हैं बिल्कुल ही, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलम्स के ऊपर वो खड़ा होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो एज कम्पेयर टू अगर ऊपर स्टोरी की बात करेंगे वो ज़्यादा स्टिफ होगी आपकी, और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर होगा जिसमें ओपन एरिया ज़्यादा छोड़ा हुआ होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा। दूसरी बात है वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी। वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी मतलब वर्टिकली जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, वर्टिकल मेंबर्स कौन से होते हैं। अब वर्टिकल का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है, वर्टिकल बीम तो वर्टिकल नहीं हो सकता, तो कॉलम ही होगा, कॉलम वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल कॉलम में डिसकंटिन्यूटी, बात ये है, इस पॉइंट में ये कहना चाहता है। दूसरा फ्लोटिंग कॉलम। फ्लोटिंग कॉलम का मतलब कॉलम तैरता हुआ। अब कॉलम तैर तो सकता नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ बात होगी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सारी बात यहीं जान लोगे, आगे नहीं देखोगे वीडियो। फ्लोटिंग कॉलम किसे कहते हैं,
और चौथा पार्ट है हमारा वर्टिकल ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटीज़, यानी कि ज्योमेट्री के अंदर, वर्टिकल ज्योमेट्री के अंदर इरेगुलरिटीज़ होना। ऐसे ही हमारा हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज़ की बात कर लेते हैं। ये भी तो रूस रहा है भाई, ये भी तो सोच रहा होगा मेरे बारे में तो डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो पहला है असिमेट्रिक प्लान शेप, मतलब कुछ ऐसे शेप्स या प्लान का होना जो कि असिमेट्रिकल हो, सिमेट्री ना हो जिसके अंदर। पूरा एग्जांपल, जैसे आप कमरा बनाते हैं तो कमरा आप स्क्वायर बनाते होंगे, कोई कोई रेक्टेंगल भी बनाता है, तो उसमें इरेगुलरिटीज़ भी तो आती होंगी ना। अगर स्क्वायर है तो कोई इरेगुलरिटी नहीं, रेगुलर है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा पॉइंट है री एंट्रेंट कॉर्नर्स। ऐसे कौन से कॉर्नर है जिन्हें री एंट्रेंट बोला जाता है? अरे भैया ये कौन से कॉर्नर्स हैं जिन्हें री एंट्रेंट बोला जाता है? कमाल है। आगे देखते हैं, नॉन पैरेलल सिस्टम, पैरेलल सिस्टम ना होना। और दूसरा पॉइंट है कट ऑफ होना। तो वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। दीज इरेगुलरिटीज़ आर एज रिजल्ट ऑफ सडन चेंज ऑफ द स्ट्रेंथ, स्टिफ, ज्योमेट्रिक एंड मास ओवर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट के ऊपर चेंज होना किसी भी चीज़ का, स्ट्रेंथ का, स्टिफनेस का, ज्योमेट्री का, उसे वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, उसके कारण वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ बन जाएंगी। तो पहली है वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ के अंदर इरेगुलरिटी स्ट्रेंथ स्टिफनेस। ये क्या कहती है? इट इज़ कॉमनली सीन दैट इन द मल्टी स्टोरीड आरसी बिल्डिंग द ग्राउंड स्टोरी इज मोर मेड टोलर एंड ओपन। जनरली हमें क्या देखा जाता है कि जो मल्टी स्टोरीड आरसी बिल्डिंग्स होती हैं ना, उसके अंदर जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड स्टोरी होती है, उसे टोलर रखा जाता है फॉर द पार्किंग पर्पज़। ठीक है, एंड ओपन, खुली भी रखी रहती है। दिस इज़ डन टू हैव स्पेस फॉर पार्किंग, जो कि मैं कह ही रहा था, पार्किंग के लिए। अरे भैया हमें सब पता है, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स के लिए और शॉपिंग सेंटर्स के लिए। जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं और हॉल्स होते हैं, उसके अंदर नीचे की जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो पार्किंग के लिए ओपन रखा जाता है और ज़्यादा बड़ा रखा जाता है, टोलर, एज़ कम्पेयर टू अदर, ऊपर के ऊपर। दिस टाइप ऑफ आरसी बिल्डिंग हैव ओनली कॉलम इन द ग्राउंड स्टोरी। जैसे कि पता है पार्किंग में आपने देखा ही होगा, कॉलम के ऊपर खड़ी होती है पूरी बिल्डिंग। एंड बोथ पार्टीशन वॉल, जो उसके अंदर पार्टीशन वॉल, एंड द कॉलम इन द अपर स्टोरी, यानी कि अब ये दूसरी अपर स्टोरी की बात हो रही है, ग्राउंड फ्लोर की बात नहीं हो रही। एंड बोथ पार्टीशन वॉल एंड द कॉलम इन अपर स्टोरी। ठीक है, दिस कॉन्फ़िगरेशन रिजल्ट इन द फॉलोइंग। इससे क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन से, इस कॉन्फ़िगरेशन से, यानी कि नीचे को बड़ा कर दिया, ऊपर छोटे छोटे हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? द ग्राउंड स्टोरी इज़ फ्लेक्सिबल एज़ कम्पेयर टू द अपर स्टोरी। मतलब कि ग्राउंड स्टोरी फ्लेक्सिबल होती है कंपेयर स्टोरी से, इससे ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है, विच आर स्टीफर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनफिल वॉल्स, क्योंकि अपर स्टोरी में इनफिल वॉल्स होती हैं, उस वजह से वो स्टीफर होता है। दस द अपर स्टोरी मूव एज अ सिंगल यूनिट टुगेदर। अब पूरी की पूरी जो अपर स्टोरी है वो सिंगल यूनिट की तरह हिलेगी, मतलब पूरा का पूरा एक साथ ही ढहेगा। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग अकर्स इन द ग्राउंड स्टोरी। और ज़्यादातर देखा गया है जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो ग्राउंड स्टोरी पर ही होता है, मतलब निचली मंजिल पे। दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड द सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग। और ऐसी बिल्डिंगों को जिसमें ग्राउंड फ्लोर ओपन और टोलर रखा जाता है, ठीक है, और जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाए, उन्हें हम सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग बोलते हैं। In the soft story building, the ground story column will be damaged severely if they do not have enough strength and ductility and ultimately lead to collapse of building. ऐसी सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर जो ग्राउंड स्टोरी पे जो कॉलम्स होते हैं ना, वो ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। वो तो होंगे ही, अगर भूकंप आएगा तो नीचे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और बड़े भी हैं, टोलर भी हैं, तो एकदम ही अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी नहीं है तो वो लीड टू कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग ही ढह जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? द स्ट्रेंथ ऑफ ओपन ग्राउंड स्टोरी इज लेस एज कम्पेयर टू द अपर स्टोरी। जो ओपन है ना हमारा ग्राउंड स्टोरी, उसकी स्ट्रेंथ कम है बजाय ऊपर स्टोरी के, अपर। दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वीक स्टोरी, इसीलिए उसे वीक स्टोरी भी कहा जाता है। सॉफ्ट भी कहा है, वीक भी कहा है, कुछ भी कहो, बात यह है कि वो गिरनी है ही। अभी जो पॉइंट्स मैंने ऊपर डिस्कस करे उसके अंदर इनफिल वॉल्स आया था, ठीक है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट आया था, मूव एज अ सिंगल यूनिट आया था, वो सब क्या थे वो डायग्राम वाइज समझते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये पढ़ लेते हैं 4 लाइनें। यार 4 लाइनें पढ़ लो यार, क्या जा रहा है। ओपन ग्राउंड स्टोरी बिल्डिंग्स आर सॉफ्ट। तो क्या कहता है हमारा पॉइंट? ऑल्दो द ग्राउंड स्टोरी सॉफ्ट एंड वीक बोथ। हालांकि उसे सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ग्राउंड स्टोरी है वो हमारी सॉफ्ट और वीक दोनों कहलाती है। जनरली सॉफ्ट स्टोरी एग्जिस्ट एट द ग्राउंड फ्लोर बट इट मे एग्जिस्ट एट द अदर फ्लोर लेवल ऑल्सो। अब ऐसा नहीं है कि जो आपकी सॉफ्ट स्टोरी है, ठीक है, अरे ये टंग ट्विस्टर बन गया,
सॉफ्ट स्टोरी जो है ना आपकी, वो सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे होगी, वो अदर फ्लोर्स पर भी एग्जिस्ट कर सकती है इन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द कंडीशन। अब जो हमने बात करी थी इनफिल वॉल्स, आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो ये थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ थी, हाँ मैं बता रहा था कि जो ये है, जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर ना नो इनफिल वॉल्स होते हैं, इसलिए भी सॉफ्ट होती है वो, लेकिन जो ऊपर की होते हैं वो होती है, उसके अंदर इनफिल वॉल्स होती है। अब बात करते हैं अगर भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, लार्ज डिस्प्लेसमेंट, वो नीचे वाले फ्लोर्स पर ही देखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी हिल गई है बिल्डिंग, और ये एज अ सिंगल यूनिट मूव करती है, मूव एज अ सिंगल यूनिट लिखा हुआ है ना। अगर भूकंप आता है तो पूरी की पूरी ऐसे ढहती है, तो नीचे का हिस्सा रह जाता है, तो इसे सॉफ्ट ग्राउंड स्टोरी भी बोलते हैं। जो ये आप देख रहे हैं नीचे को, इसे सॉफ्ट ग्राउंड स्टोरी। ये ओपन भी है क्योंकि ऊपर तो रूम्स हैं, लेकिन नीचे का एरिया खाली है। ये कॉलम्स पे खड़ा है, ये कॉलम्स दिख रहे हैं, ये कॉलम्स पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पर पार्किंग के लिए यूज़ करना ज़्यादातर एरियाज, तो ये सॉफ्ट भी कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था हमारा वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी, बी पार्ट, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हॉरिजॉन्टल क्या था, तो वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ के अंदर दूसरा पार्ट था हमारा वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी। अब ये वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, यानी कि जो भी वर्टिकल मेंबर्स हैं उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी होना, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं, पहले तो पढ़ के ही पता चलता है क्या होता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डैमेज इज इन आरसीसी बिल्डिंग strong earthquake is the continuity in the path of the load transfer, flow of inertia force, ठीक है। द स्ट्रक्चर शुड हैव अ कंप्लीट एंड ए कंटिन्यूस पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ सिस्मिक फोर्सेज। मतलब इस बात का ये है कि अगर आपका मतलब आपके शहर में भूकंप आ गया, तो जो हिलन है, देसी भाषा में हिलन ही बोलते हैं, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, जो दो हिलन है या फिर जो अर्थक्वेक की जो वेव्स है ना, वो बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ेंगी, ठीक है। तो वो से ना एक क्या कहते हैं, एक लेवल होता है, एक पाथ होता है, जो लोड का जो ट्रांसफ़र का एक पाथ होता है। अगर वो पूरा कंटिन्यूस है तो ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूस है तो ठीक नहीं है। अब वो कंटिन्यूस कैसे पता चलता है, यानी कि जो फ्लोर्स है हमारे, जो मंजिल के फ्लोर्स हैं, ज़मीन है ऊपर वाले लोअर लेवल्स की, वो जो अपना लोड है वो ट्रांसफ़र करते हैं बीम को, बीम ट्रांसफ़र करता है कॉलम को, कॉलम ट्रांसफ़र करते हैं वॉल्स को, वॉल ट्रांसफ़र करते हैं फाउंडेशन, और फाउंडेशन करता है ग्राउंड को। अब इनमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग होगी किसी भी जगह, तो वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगी, वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक पूरी चैन बन गया है, अगर इसमें बीम नहीं है किसी जगह तो वहाँ डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। कहीं कॉलम नहीं है वहाँ डिसकंटिन्यूटी हो गई, फाउंडेशन नहीं है वहाँ डिसकंटिन्यूटी हो गई, ठीक है। उसके बाद वॉल्स नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी हो गई। और डिसकंटिन्यूटी होने से होता क्या है कि अगर किसी भी चीज़ में डिसकंटिन्यूटी है तो एनी डिसकंटिन्यूटी और इरेगुलरिटी, कोई भी डिसकंटिन्यूटी और इरेगुलरिटी इन द पाथ ऑफ द लोड ट्रांसफ़र रिजल्ट्स इन द सेवर डैमेज। जो लोड का जो ट्रांसफ़र है अगर वहाँ पर पूरी नहीं पड़ पा रही, डिसकंटिन्यूटी इरेगुलरिटी है, तो डैमेजेस बहुत होंगे एंड मे लीड टू कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग के कोलैप्स को लीड करेंगे, मतलब जहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी वहाँ तक लेके जाएंगे उस चीज़ को। सम टाइप्स ऑफ वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी, मतलब कुछ टाइप की जो वर्टिकल डिसकंटिन्यूटी है, आर डिसकंटिन्यूस कॉलम, ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूस कॉलम की वजह से होते हैं। तो डिसकंटिन्यूस शेयर वॉल और ब्रेसिंग एक्सेट्रा, मतलब इन सब चीज़ों की जो डिसकंटिन्यूटी है वो भी डिसकंटिन्यूटी के अंदर ही मानी जाएगी। इन दीज द कॉलम एंड द शेयर वॉल डू नॉट कंटिन्यू अप टू द ग्राउंड बट एंड एट द अपर लेवल। कुछ केसेस के अंदर जो कॉलम होते हैं वो ग्राउंड तक नहीं आते, वो ऊपर ही खत्म हो जाता है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड फ्लोटिंग कॉलम। मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग कॉलम। फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए कॉलम्स नहीं, जैसे डायग्राम में दिख ही रहा है। अब ये बिल्डिंग है, मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ पे कॉलम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बिल्डिंग है, होती है भाई। कुछ लोग अपनी कुछ तो मिस्त्री सत्यानाश कर देते हैं, कुछ सवा सत्यानाश वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो कर लेते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली यहाँ पर मुझे रूम चाहिए, रूम के साथ मुझे अटैच्ड बालकनी चाहिए, अटैच बाथरूम चाहिए। तो आप कुछ भी करो मुझे बस चाहिए, तो वहाँ पार्टीशन वॉल डाल के करना पड़ता है। कभी कभी कॉलम्स देने भी ज़रूरत होते हैं, लेकिन ये एज अ स्ट्रक्चरल देखा जाए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत होता है, क्योंकि कॉलम के ऊपर कॉलम होना चाहिए। एक बार को दीवार भी दीवार के ऊपर होनी चाहिए थी। पहले जब लेंटर वाले घर नहीं होते थे तो दीवार के ऊपर दीवार करते थे, ये तो आपने सभी सुना ही होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उससे क्या होता है, एक है ना, जो लोड का जो ट्रांसफ़र है वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि अगर दीवार के ऊपर दीवार नहीं होगी तो वो छत के ऊपर होगी, तो वहाँ से वो टूटेगी अर्थक्वेक के टाइम पे। सेम कॉलम का, अब कॉलम एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, कॉलम और लैंटर्न की छत होती है। तो उससे क्या होता है कि जहाँ पे ये होते हैं ना, फ्लोटिंग कॉलम ही नहीं कहते हैं जिनके कॉलम के नीचे कॉलम ना होना, इसे डिसकंटिन्यूस पाथ बोलते हैं। ये कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा, मतलब कुछ लोगों को ये होता है ना जिनका घर बस इतना ही होता है, वो छज्जा निकाल लेते हैं 3 फुट का बाहर और उसके ऊपर दीवार खड़ी कर देते हैं।
देखा जाए तो ये भी गलत है, अर्थक्वेक के टाइम पे सबसे ज़्यादा यही गिरेगी, ठीक है। ये इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग कॉलम्स, और यहीं जो दीवार बनेगी उसे फ्लोटिंग वॉल बोल देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम पे सबसे ज़्यादा डैमेज बिल्डिंग को इन्हीं इरेगुलरिटीज़ की वजह से होता है, जिन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल इरेगुलरिटीज़। अब ये वर्टिकल कॉलम्स है, कॉलम इरेगुलरिटी हो गई, जो सिमेट्रिक डिज़ाइन नहीं हुआ, मतलब ये जो ऊपर वाला फ्लोर है इसमें तो सिमेट्रिकल डिज़ाइन है क्योंकि 4 हुए हैं कॉलम, लेकिन उसके नीचे तो सिमेट्री नहीं हुई, असिमेट्री हो गई, हो गया गलत, टूट गई बिल्डिंग, फिर इंजीनियर को दोष देते रहो। उसके बाद फ्लोटिंग कॉलम्स को थोड़ा और डिसाइड कर लेते हैं। फ्लोटिंग कॉलम्स कहाँ कहाँ होते हैं। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग हैव बालकनीज, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स के अंदर हम बालकनीज देख सकते हैं। ओवर हैंगिंग इन द अपर स्टोरी, ओवर हैंगिंग वही मैं छज्जे वाली बात कर रहा हूँ। टू हैव मोर एरिया इन द अपर स्टोरी, हाँ किसी किसी में भूख होती है ना, ज़्यादा जगह, तो अपना छज्जा निकाल देते हैं बाहर 3-3 फुट चारों तरफ, तो वो स्पेशियस हो जाता है उनके हिसाब से, और ओवर हैंगिंग के केस बन जाते हैं। हम इसे कैंटिलीवर बोलते हैं इंजीनियरिंग भाषा में, आप ओवर हैंगिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पेरीमीटर कॉलम्स ऑफ द ग्राउंड स्टोरी आर डिसकंटिन्यूड, मतलब पेरीमीटर कॉलम का मतलब यानी कि जैसे अभी आप देख ही रहे थे, ये देख रहे हैं, ये जो बाहर के होते हैं ना चारों तरफ, मतलब पेरीमीटर पे, उन्हें बोलते हैं पेरीमीटर कॉलम, ठीक है। मतलब बाहर के हिस्से पे जो कॉलम होते हैं उन्हें अगर आप ओवरहैंग कर देते हैं उसे बोलते हैं पेरीमीटर कॉलम। आर डिसकंटिन्यूड, अगर डिसकंटिन्यूट है, आर फ्लोटिंग कॉलम्स आर प्रोवाइडेड, अगर फ्लोटिंग कॉलम्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लोटिंग कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आप पता ही चल गया, अलोंग द ओवरहैंगिंग ऑफ द अपर स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग, और आप ओवरहैंगिंग कर रहे हैं ऊपर स्टोरी में बिल्डिंग्स की, तो दीज फ्लोटिंग कॉलम्स रेस्ट एट द टिप ऑफ देयर अपर स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग। और ये जो फ्लोटिंग कॉलम्स है ना, वो कहाँ रेस्ट करेंगे, टिप पर ही करेंगे, बिल्कुल एट द टिप पर, अपर स्टोरी बिल्डिंग पे। दीज फ्लोटिंग कॉलम रेस्ट एट द टिप ऑफ द अपर स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग, 2 बार लाइन लिख दी। तो फ्लोटिंग कॉलम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है ना, फ्लोटिंग वॉल्स और कॉलम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो डी है हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ के अंदर हमारा डी पार्ट था, वर्टिकल ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटीज़। ये क्या कहता है, द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटीज़, ठीक है। When the horizontal dimension of the building, ये एग्जाम्पल ही दे रहा है, when the horizontal dimension of the building in any story is more than 150% of that in adjacent story, then the building is said to have vertical geometric irregularities। इसका मतलब ये है कि जो आपकी डायमेंशन है बिल्डिंग की, किसी भी स्टोरी में 150% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वही ओवर हैंगिंग वाला केस बता रहा हूँ, यानी कि जैसा आपकी बिल्डिंग है बिल्कुल 150% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 50% और एक्स्ट्रा आप निकाल नहीं सकते उसे। जो 3 फुट आप निकालते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि जितनी आपकी नीचे की ज़मीन है उसकी आधा आपने बाहर निकाल लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस वही बोला, एडजेसेंट स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। वो वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, थोड़ा बहुत छज्जा आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते, उसके प्रोविजंस होते हैं, वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ निकालते हैं बीम्स और कॉलम देखें। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज टू टोटल सेपरेशन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द प्लान टू मेक द बिल्डिंग रेगुलरली एज ऑलरेडी। ऐसे ही काम, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही छज्जा निकालना बहुत बड़ा, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप बिल्डिंग ही सेपरेट कर दो, बिल्डिंग ब्लॉक्स बना दो, उसे अलग से बना के फिर उसे रस्सी से टाई करके ऊपर खींच के बांधना पड़ता है, ठीक है, वो अलग ही है। द सेपरेशन शुड बी डिज़ाइन एज पर, और ये जो सेपरेशन का जो सेक्शन का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 893 2016 में दिया हुआ है। उसमें टाई मेंबर्स जैसे कि पुल में बांधते हैं ना रस्सी, ऐसे दिख जाएगा आपको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज़। वो क्या थी हमारी, सबसे पहला था एसिमेट्रिक प्लान इरेगुलरिटीज़। अब कुछ लोगों को डिज़ाइन बनाने की आदत होती है, वो डिज़ाइन देखना कितने खतरनाक होते हैं अगर ढंग से यूज़ ना किए जाए तो। प्लान इरेगुलरिटीज़ कॉज्ड ड्यू टू द एसिमेट्रिक प्लान शेप्स लाइक LTUFC, मतलब LTUFC टाइप के जो डिज़ाइन नहीं बनवाते आजकल बिल्डिंग पे, विच रिजल्ट्स इन द लार्ज टोरोजन, उसमें ज़्यादा टोरोजनल फोर्सेज लगती हैं। दीज फोर्सेज आर इन एडिशन टू द इनिशियल फोर्स मे बी रिजल्ट इन द पार्शियल और फुल कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग। इससे क्या होगा, पार्शियल और फुल कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा क्योंकि इनर्शिया फोर्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, टोरोजनल फोर्स ज़्यादा होगा। प्लान इरेगुलरिटीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग सेपरेट ब्लॉक्स, इनके अलग से ब्लॉक बनाने पड़ते हैं विद एडुकेट सेपरेशन सेक्शन, और उस सेक्शन का कोड मैं आपको बता चुका हूँ इससे ऊपर ही, ठीक है। मतलब इस टाइप के आपने कभी कभी डिज़ाइन देखे होंगे, कहीं कहीं ऐसा बना होता है, कहीं ऐसे बना होता है, कहीं ये, तो इनको अलग ही, इनके ब्लॉक्स अलग ही बनाने पड़ते हैं। साथ साथ आप कास्टिंग के साथ इन्हें नहीं बना सकते, इन्हें ब्लॉक्स बना के अलग से फिर इन्हें साइड पर लाकर उसमें अटैच किया जाता है ताकि इनकी स्ट्रेंथ अलग हो। इसके बाद है हमारा हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज़ के अंदर दूसरा पार्ट है री एंट्रेंट कॉर्नर। अब ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि द इनसाइड कॉर्नर ऑफ द एसिमेट्रिक बिल्डिंग इन द प्लान आर सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक मोशन, thus these corners are more prone to damage during earthquake।
To avoid this type of damage, either provide a separation between joints between two wings of the building or tie the building together strongly at the common corners. बात का मतलब क्या है, जो इनसाइड कॉर्नर होते हैं ना इसीमेट्रिक बिल्डिंग के पार्ट्स के, मतलब ये सिमेट्रिक बिल्डिंग पार्ट्स ही हैं, और इनके जो इनसाइड कॉर्नर हैं, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये डॉटेड देख रहे हैं, ये इनसाइड कॉर्नर्स हैं। तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है अर्थक्वेक मोशन के कारण इनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा होता है, मतलब यहीं पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लगता है। दीज कॉर्नर्स आर मोर प्रोन टू डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, इनमें ज़्यादा दरार आएंगी या टूट जाएंगे ये, ठीक है। और इस टाइप के डैमेज को अवॉइड करने के लिए या तो आप इसे सेपरेटली बनाओ, मतलब होमोथिकली इसे ना उस कास्टिंग के साथ ही ना बना के इस सेक्शन को अलग बनाओ, इसे अलग बनाओ, फिर इसे जोड़ दो, ठीक है। और जोड़ने भी ऐसा नहीं है सीमेंट से, मतलब जो भी आप यूज़ करेंगे मोटार वगैरह जो भी जिससे भी ज्वाइन करेंगे वो तो आप करेंगे, साथ में इनके साथ है ना आपको टाई भी बांधनी चाहिए। टाई मतलब रस्सियाँ, ऐसे बिल्डिंग के साथ रस्सियाँ खींच के रख दी या यूँ खींच के रख दिया, जो इसे स्ट्रॉन्गली बांध कर रखे कॉमन कॉर्नर्स के अंदर। तो इन्हें री एंट्रेंट कॉर्नर्स बोलते हैं। ये प्रोन टू बी सिस्मिक डैमेज, ठीक है। तो इन पर ज़्यादा डैमेज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी हॉरिजॉन्टल इरेगुलरिटीज है उसका थर्ड पार्ट, नॉन पैरेलल सिस्टम। इन द ट्रायंगुलर और ट्राइपोजियल शेप बिल्डिंग द कॉलम्स और शेयर वॉल आर नॉट पैरेलल, मतलब कि जो इस टाइप के डिज़ाइन नहीं बनाते ट्रायंगुलर ट्राइपोजियल जैसे इसमें दिखा रखा है, तो इसके अंदर जो कॉलम्स और शेयर वॉल्स है ना वो पैरेलल नहीं होती, नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो टू एक्सेस ऑफ द बिल्डिंग एंड सिमेट्रिकल अबाउट टू एक्सेस ऑफ द बिल्डिंग, द रिजल्ट इज इन हाई टोरोजन। इनके अंदर ना ट्रोजन जो फोर्स होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, एंड इनके जो डैमेज होंगे वो भी सबसे ज़्यादा होंगे। दिस बिल्डिंग शुड बी डिज़ाइन केयरफुली टेकिंग इनटू द अकाउंट द एडिशनल टोरोजन फोर्स। जो एडिशनल टोरोजन फोर्स है ना उसे भी हमें डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में डालना पड़ेगा और कंसीडर करना पड़ेगा बाकायदा, ठीक है। उसके बाद इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो शेप कुछ इस टाइप की शेप नहीं बना देते कभी कभी बिल्डिंग में ऊपर डिज़ाइन के तौर पे, वो भी गलत ही है एक तरह से। इसके बाद बिल्कुल लास्ट पॉइंट, डायफ्राग्राम डिसकंटिन्यूटी। अब इस बात का मतलब क्या है डायफ्राग्राम डिसकंटिन्यूटी, नाम से पता चला डिसकंटिन्यूटी और डायफ्राग्राम किस सेंस में। इन द बिल्डिंग रूफ और द फ्लोर एक्ट एज डायफ्राग्राम। जो आपकी बिल्डिंग होती है उसे हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर फ्लोर को या रूफ को हम बोलते हैं डायफ्राग्राम, ठीक है, जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिंग एलिमेंट, जो कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिंग एलिमेंट कहलाता है। द डायफ्राग्राम डिसकंटिन्यूस बिकॉज ऑफ द कटआउट और लार्ज ओपनिंग, मतलब फ्लोर पे ऊपर ओपनिंग होना वो भी एक डिसकंटिन्यूटी है। दिस कोज रिडक्शन इन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डायफ्राग्राम एंड मे कोज डैमेज ड्यूरिंग अर्थक्वेक के कारण। अब ये डायग्राम दिया फ्लोर, उसमें ओपनिंग दी हुई है, ओपनिंग मतलब शाफ्ट की जो ओपनिंग है, तो ये ओपनिंग जो है ना ये भी आपको सिमेट्रिकल तरीके से देनी है, यूँ नहीं कि आपने यहाँ तो ओपनिंग दे दी तो फिर यहाँ भी दो, मतलब एक सिमेट्री होनी चाहिए आपके डिज़ाइन के अंदर। जैसा जैसा आप यहाँ एक तरफ करें वैसे ही दूसरी साइड भी करो तो आप बैलेंस कर पाएंगे, नहीं तो आपकी डायफ्राग्राम डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी और वो भी कमज़ोर बनाएगी आपकी बिल्डिंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखनी है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बस बेल आइकन दबना चाहिए, चाहे कैसे भी दबाओ, हाथ से, उंगली से, पैर से, जैसे दबाना दबाओ।